कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए भारत सरकार ने साल 2021 में कोविन पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी। अब इसी कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की खबरें आई। दक्षिण भारत की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोविन पोर्टल का निजी डेटा लीक कर टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। जो डेटा लीक हुआ है उसमें नामी लोगों के नाम शामिल है। इस डेटा में वर्तमान मंत्रियों से लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों की निजी जानकारियां मौजूद हैं, ऐसे दावे हुए। इस डेटा में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, तमाम तरह की जानकारियां होने का दावा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि जैसे इस मामले का खुलासा हुआ, टेलीग्राम बॉट ने इसे बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि टेलीग्राम ऐप पर ट्रू कॉलर नाम का एक बॉट है और इस ऑटोमेटिक बॉट पर कोविन ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करते ही तमाम डिटेल्स सामने आ जा रही हैं। इतना ही नहीं, अगर यूजर ने अपने मोबाइल नंबर से परिवार के सदस्यों या किसी और के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था तो उसकी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस टेलीग्राम बॉट के पीछे एक हैकिंग ग्रुप है जिसे सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट किया जाता है। कहा गया कि ये ग्रुप इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया में भी सक्रिय है। इस ग्रुप का दावा किया गया कि पैसे देने पर वो किसी तरह की जानकारी को हैक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस हैकिंग ग्रुप ने ही मार्च में पटना रेलवे स्टेशन के टीवी सर्वर को हैक किया था और अश्लील वीडियो चला दिया था। हैकिंग ग्रुप ने इसका वीडियो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। यह ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई हैकिंग वीडियोस फैला रहा है। कोविन ऐप के जरिए डेटा लीक होने की खबरों ने हंगामा मचा दिया। जो विपक्षी पार्टी हैं उसके नेता तो खा पी कर सरकार के पीछे पड़ गए, सरकार से जवाब मांगने लगे। साथ ही कुछ नामी लोगों ने डेटा शेयर भी किया। शेयर की गई इस तमाम स्क्रीनशॉट में राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश समेत कई लोगों की निजी जानकारियां लीक होने का दावा किया गया। इसके साथ ही कई वरिष्ठ पत्रकारों की जानकारियां भी मिली और सरकार में बैठे कई अधिकारियों के भी डेटा लीक होने की इसमें बात कही गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोविन ऐप की तो इसमें लॉगिन करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है। ऐसे में यूजर्स की निजी जानकारियों का इस तरह से सार्वजनिक हो जाना हैरान कर देने वाला है। इस मामले को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबर चली बाद में कि सरकार ने भी कोविन ऐप के जरिए डेटा लीक होने की एक तरह से स्वीकारोक्ति कर दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक यह कहा गया कि सूत्र बता रहे हैं सरकार के कि जांच में पता चला है कि टेलीग्राम पर एक बॉट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविन पोर्टल के कुछ हिस्सों में सेंधमारी की है, जिसके तुरंत बाद सर्टेन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रिएक्ट किया और डेटा को रीस्टोर किया। और यह भी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन शाम होते होते स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा लीक मामले को लेकर अपना बयान भी दे दिया। मंत्रालय ने कहा कि कोविन पोर्टल का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बिना किसी आधार के छापी गई हैं और इसके पीछे शरारतपूर्ण मकसद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सर्टेन इस मामले को लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट पेश करेगी। आपको याद होगा कि 2021 में भी कोविन पोर्टल के हैक होने और 15 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारियां सार्वजनिक हुई खबर आई थी, लेकिन सरकार की जो साइबर सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इसका खंडन किया था। बाद में भी कोविन पोर्टल के हैक होने का दावा किया गया, जिसका सरकार ने खंडन किया। तो एक तरफ इस तरह की खबरें हैं जिसमें लीक होने की बात आती है, दूसरी तरफ सरकार का स्टैंड लगभग हर बार एक जैसा। हर बार सरकार इन खबरों को खंडन कर देती है, लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है और यह कितना गंभीर है। दूसरा, कोविन जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से जानकारियां लीक होने को क्या सिर्फ खारिज भर कर देना चाहिए? क्या उसको गंभीरता से लिया जाना या नहीं लिया जाना चाहिए? क्या इस मामले की तह तक जाना चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए कुछ ठोस आधार पर देश को बताना चाहिए या सिर्फ खारिज कर देने से काम होगा? और दूसरी तरफ अगर कोई शरारतपूर्ण हरकतें कर भी रहा है तो फिर उसका मकसद क्या है? क्या सरकार को बदनाम करना मकसद है? क्या इस तरह के डेटा लीक की खबरों को फैलाकर पैनिक फैलाना मकसद है? तो दोनों तरफ की बातें हैं। दोनों तरफ पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान
अमित दुबे जाने माने साइबर विशेषज्ञ हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं जेरी थॉमस, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। जेरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेरी, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। ये खबर जब आई तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या पॉसिबल है कि कोविन से, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की डेटा लीक की खबर आई है, लेकिन आज तो ट्विटर पर घमासान मचा हुआ था दिन भर, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इज इट पॉसिबल या वाकई में किसी की शरारत है? देखिए, जब मुझे ये न्यूज़ जब पता चली, मैंने खुद से पता लगाने की मैंने कोशिश की कि क्या है करके। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी गवर्नमेंट दिन ब दिन उसमें इम्प्रूव किए जा रहे हैं। नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं, अलग लेवल के टेस्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे ये देखा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसा लूप होल्स है कि नहीं, जहाँ से कुछ डेटा लीकेज का कुछ ऐसा खतरा है कि नहीं करके। जैसे मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करना मैंने शुरू किया एंड मैंने भी स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे। तो मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो पहले कभी एक डेटा ब्रीच हुआ रहेगा, जहाँ पे आधार कार्ड का या फिर पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड का डिटेल्स मिला है, वो उसी डेटा को वो लोग ऐसा रीजॉइन करके ये चीज़ ऐसा प्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा है। क्योंकि ये जो कोविन जो पोर्टल है, इसका रेगुलर असेसमेंट होता है, एक सिक्योरिटी असेसमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी है। और ये पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर के अलावा और कोई मैकेनिज्म है नहीं इस चीज़ को लॉगिन करने के लिए। आप एंटर करते हो आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी आता है, उसके थ्रू ही ये ऑथेंटिकेशन होता है। मैंने ये चीज़ भी पता लगाने की मैंने कोशिश की कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी एपीआई है कि नहीं, जहाँ पे ये चीज़ इंफॉर्मेशन लीकेज का शायद उनके थ्रू होने का चांसेस है। बट ऐसा तो मेरे अभी तक के आज इस समय पर मेरे पास उस चीज़ का कोई जवाब है नहीं, क्योंकि मेरा जांच अभी भी चालू है। बट मुझे इस हिसाब से ऐसा नहीं लग बट रहा कि कुछ उनका मेन डेटाबेस ब्रीच हुआ है। सबसे करीब थ्योरी आपको ये लग रही है कि ये जो पहले से ऑलरेडी लीक जो डेटा है, ये इसकी एक बेसिकली एक और लेयर बस बना रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं बस। ये जी, इसमें नया कुछ नहीं है। ओके, ऑलराइट। अमित जी, आपका ऑब्जर्वेशन सर, आपकी रिसर्च क्या कह रही है? जी बिल्कुल, मैं भी सुबह से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और जब ये बॉट एक्टिव था तो हम लोगों ने उसको रैंडमली अलग अलग नंबर्स पर ट्राई भी किया, जैसे अपना नंबर, अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं उन सबके नंबर। तो एक दो का डेटा ऐसे आया, बाकियों का नहीं भी आया। तो इनके पास जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि लिमिटेड डेटा है। दूसरी चीज, जो ये डेटा सैंपल भी दे रहे हैं उसमें भी बहुत मिक्स डेटा है, कई बार इंडोनेशिया का भी डेटा उसमें मिक्स है। तो वो भी देखने की कोशिश की। जो न्यूज उन्होंने दिखाई कि हमने इंडोनेशिया का भी हैक किया हुआ है, एमसीए पोर्टल भी इंडिया का हैक किया हुआ है, तो मल्टीपल जो उन्होंने डिक्लेरेशंस किए हुए हैं उसके बाद कहा है कि हमने ये भी हैक किया। मैं सारी ऑब्जर्वेशन देख रहा था, फिर हम लोगों ने लॉग एनालिसिस किए जो कोविन सर्वर के हैं कि किसने एक्सेस किया स्पीच में। तो जो जैसा जेरी ने कहा कि पहले तो डेटा पुराना है, 6 महीने पुराना है। दूसरा लिमिटेड डेटा है, तो डेफिनेटली ये सर्वर से नहीं गया है, अलग अलग सोर्सेज से गया होगा। तीसरा, इसको जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें कंप्लीशन नहीं है, कई सारी फील्ड्स मिसिंग है, कई सारी फील्ड गलत गया, कई लोगों का डेटा नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये लग रहा है कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया गया इस डेटा को, और इसको लिंक किया गया कुछ बाकी जो भी हैक हुए हैं उनकी उन इंसिडेंट्स। जैसे आपने कहा कि वो बिहार पर जो रेलवे वाला टीवी वाला हैक था, या जो भी इस तरह के हैक थे, उनसे लिंक करके एक स्टोरी बनाने की शायद कोशिश की गई है, ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन लगा। तो मैं अभी फिलहाल जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, क्योंकि सर्वर लॉग एनालिसिस हो चुके हैं, कहीं से कोई एक्सटर्नल एक्सेस नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है डेटाबेस पर, कोई ऐसा बैकडोर नहीं मिला, तो पूरा तरह से थॉरो एनालिसिस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोर्ट आया है कि कोई ऐसा ब्रीच नहीं पाया गया और डेटाबेस सुरक्षित है। हाँ, डेटा कई जगह से जाता है, और जैसा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मोटिवेशन क्या है, फिर कर ही क्यों रहा है कोई। एक्चुअली वो लोग हैक एज ए सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं। जो ये ग्रुप है ये काफी एक्टिव है, और ये बॉट वगैरह बना के कि देखिए ये चल रहा है, ये फैक्ट है, अब आप हमें एंगेज कर लीजिए। तो ये एक तरीका होता है अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए कि एक बड़ी अथॉरिटी का यदि हम हैक दिखाएंगे तो लोग तुरंत हमें काम देंगे, और उसके बाद वो शायद उनका काम करे ना करे पर पैसा जरूर बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक मोटिवेशन आजकल बहुत चल रहा है। डार्क वेब पर बहुत सारे हैकर्स ग्रुप एक्टिव हो गए, और वो गलत गलत क्लेम करते हैं। अभी किसी ने क्लेम किया था कि इसरो पूरा हैक कर लिया उन्होंने, तो उसका भी पूरा हम लोगों ने दिन भर और चूंकि इस तरह की खबरों को मीडिया में हाथों हाथ जगह भी मिल जाती है, एक सनसनी फैल जाती है,
तो इसलिए इनका ये मॉडस ऑपरेंडी भी होता है कि एक सनसनी फैला दो, दिन भर मीडिया इस पर बातचीत, हाँ ट्विटर पर चलता रहेगा, ट्रेंडिंग होते रहेगा, मीडिया में भी बातचीत होती रहेगी, तो शायद हमें कोई स्पेस मिल जाए और ताकि हम अपनी वक्त जो है वो प्रूव कर लें। लेकिन अमित जी, क्या वाकई में, क्योंकि सरकार भी अभी इस बात से इनकार तो एक तरह से नहीं कर रही है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हुआ, वो भी कह रहे हैं कि साहब हम देखते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो नहीं हुआ है कोविन ऐप पर, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब कोविन ऐप पर इस तरह के वो, तो क्या हम सरकार, हाँ सरकार क्या फुल प्रूफ गारंटी दे पाई है, समझा पाई है, या अभी तक ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, ये एक सेंस आ रहा है? पहली चीज सर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितना डेटाबेस है ये बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके बाद क्लस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो और जो एक्सेस होता है वो एक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू होता है, जो ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड जो एक्सेसिबिलिटी उसकी मेंटेन की जाती है। वो लोग एनालिसिस किए जाते हैं कि क्या कोई ऐसा तो नहीं कि इनसाइडर ही हो जिसको एक्सेस हो और उसने एक्सेस करके डेटा निकाला हो, या कोई एक्सटर्नल सोर्स से निकाला हो, या कोई बैकडोर हो। तो वो एनालिसिस होने के बाद ये तय है कि हाँ वहां से कोई लूपहोल नहीं निकला है। लेकिन डेटा लीक होने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। जो किसी को आपने एक्सेस दिया, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, पिक्चर ले लिया और उस तरह से डेटा जनरेट किया, कुछ सही डेटा ले लिया, कुछ गलत डेटा ले लिया और बहुत सारा डेटा बना दिया। तो कुल मिला के 10-12 हजार कुछ डेटा हमें ऐसा भी मिला है जिसका वैलिडेशन अभी जारी है। लेकिन वो कहानी बनाई जा सकती है अलग अलग तरह से सोर्सेस से डेटा निकाल के। सर्वर से लिया गया ये सरकार डिनाई कर रही है, लेकिन हाँ डेटा अलग सोर्सेस से जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब डेटा प्रोसेस होता है तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें होते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं, उनको भी कई बार डेटा एक्सेस होता है, तो कई जगह से जा सकता है। वो थॉरो एनालिसिस अभी हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह एक और मैं आपको बड़ा पॉइंट देना चाहूंगा कि कोविन के डेटा में ऐसा क्या है जिससे कोई बहुत क्रिटिकल कुछ कर सकता है, मतलब देश विरोधी कुछ ऐसा कर पाए। नंबर है, डेफिनेटली पर्सनलाइज होता है, पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, पर उसके अलावा जो वैक्सीनेशन की डिटेल्स हैं बस वही है। तो मेरे ख्याल से जो मोटिवेशन है स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडीज का, वो कोविन से ज्यादा और भी क्रिटिकल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वहां हो तो वो समझ में भी आता। बार बार कोविन की जब न्यूज आती है तो पहला हमारा डाउट ये होता है कि ये कोविन के भरोसे कोई दूसरा गेम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविन का कुछ डेटा, सैंपल डेटा ऑलरेडी बाहर है, जो 6-8 महीने पहले भी हुआ था और पहले भी हमने एक बार इस पर बात की। तो मेरे ख्याल से वो एक अभी सरकार उस क्लैरिटी पे आएगी थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन के बाद कि यदि गया है तो कहां से गया है और कितना गया है, पर सर्वर एक्सेस नहीं। ओके अच्छा, ये जो आज जो खबरें आई थी, अब तो सरकार तो खैर पूरी तरह से इसे खारिज कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि साहब ये सब मनगढ़ंत है, शरारती सोच के साथ ये सब चीजें बताई गई हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वापस दावों के पास आते हैं, क्या आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? क्योंकि दावों में जो नाम लिए गए हैं वो बड़े उच्च पदस्थ लोग हैं। मसलन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण साहब, उनका नाम इसमें लिया गया है। उनकी जो वाइफ हैं उत्तराखंड से एमएलए भी हैं और अभी स्पीकर भी हैं वहाँ की, रितु खनूड़ी जी हैं, उनका नाम लिया गया है। केरला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का नाम लिया गया है, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के, और सबसे खतरनाक तो इसमें जो चौंकाने वाला नाम आया, राम सेवक शर्मा जो कि चेयरमैन है कोविन हाई पावर पैनल के, उनका नाम इसमें था। तो कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है जो ये प्रूव कर सके कि ये शरारत है, थोड़ा सनसनी ज्यादा फैला रहे हैं बड़े बड़े नाम लेके? देखिए बिल्कुल आप सही हिंट कर रहे हैं कि जब प्रोमिनेंट लोगों के नाम लिए जाए और उनका डेटा दिखा दिया जाए तो ट्रस्ट आदमी का जल्दी बन जाता है। आप मेरा डेटा दिखाएंगे, किसी का दिखाएंगे तो कहेंगे ठीक है होगा, पर आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम है, इसमें जयराम रमेश जी का नाम है, पी चिदम्बरम जी का नाम है, डेरेक ओब्रायन का नाम है, या आपने जो भी प्रोमिनेंट लोगों के नाम बोले, ये सारे जानबूझकर दिखाए जा रहे हैं क्या? वही क्यों सैंपल डेटा में आ रहा है? ये भी अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल या कोई भी एक्सटर्नल हैकर, उसको नहीं पता कि कौन क्या है, उसको नहीं पता कि ये व्यक्ति प्रोमिनेंट है या नहीं। वो तो डेटाबेस यदि एक्सेस करेगा तो उसमें तो करोड़ों लोगों का डेटा है, और करोड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है यदि आपको एग्जैक्टली उसका नंबर ना पता हो या उसका नाम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नहीं पता हो। यहाँ पर सैंपल निकाल के सीधे दिखा देना मेरे ख्याल से चाल हो सकती है। ये चाल बिल्कुल हो सकती है, उसको तो कनेक्ट करेगी सरकार, .in के कनेक्ट करेगी। लेकिन एक चीज तो सरकार को भी समझ में आ गया होगा कि चाहे ये रूमर्स हैं, चाहे ये फोर्स्ड हैं या शरारतें जो भी है, लेकिन पर्सनल डेटा को लेकर किस तरह की सनसनी फैल सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आइए आप, क्योंकि पर्सनल डेटा को लेकर लोग
जागरूक भी हैं, उनको चिंता भी है और उनको ये मालूम भी है कि ये मिसयूज हो सकते हैं। तो इसलिए एक थोड़ा सा संकेत भी है, सीख भी है सरकार के लिए कि पर्सनल डेटा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो उसमें आप चाहे कोई भी लेयर, कितनी भी लेयर लगाएं। जेरी का थोड़ा सा संपर्क कट गया था, हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। जेरी, आपको लग रहा है कि सरकार का जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पर्सनल डेटा को सुरक्षित करने का, देखिए हम इमर्जिंग हम ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस जो है साइबर सिक्योरिटी का एक इमर्जिंग थॉट प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, कभी कभी हैकर्स हमसे आगे चले जाते हैं। आप खुद एथिकल हैकिंग में रहे हैं, जरा हमें बताइए सब कुछ सुरक्षित है, इस बात की गारंटी है क्या? देखिए, ये चीज कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कैसा है कि जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है, ये बहुत डेवलपिंग फील्ड है। आपने समझो 5 साल पहले आपने टेक्नोलॉजी में काम किया हो, वो आज के दिन वो आउटडेट हो जाती है। सो सिक्योरिटी रिसर्चर्स का काम ही है नई टेक्नोलॉजीज पे इश्यूज ढूंढना, उस चीज को रिपोर्ट करना। एंड ऐसे बहुत सारे एजेंसीज भी है जो हमें फिक्सिंग करने में उसका हेल्प किया जाता है। अभी ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अगर कुछ चीज रिपोर्ट किया है, वो उस चीज को बड़े सीरियसनेस के तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो आपको अभी भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में आपको मिलेंगे ही। बट अगर हमने, और ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को रिपोर्ट नहीं करते, हम एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर्स हम ये चीज रिपोर्ट भी करते हैं। बट अभी समझो हमने वो 5 साल के बाद फिर से हमने वो पोर्टल में जाके वही चीज अगर हमने टेस्ट किया है, तो वो अभी भी वो इशू वहां पे दिखता है। तो कुछ लेवल का एक सीरियसनेस होने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कोई भी पोर्टल क्यों ना हो। एंड ये तो हम कर रहे हैं एज अ एथिकल सिक्योरिटी रिसर्चर्स, ये हम कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे हैकर्स हैं जो दूसरे देश के हैं, जिनका मकसद ही ये है कि क्या वो गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। तो मैं पैनिक तो नहीं लाना चाहता, हमारे इंडिया के जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं बहुत काबिल है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रिपोर्ट करते हैं दिन में ही। एंड गवर्नमेंट उस चीज को बड़े ध्यान से उसको फिक्स करने का प्रयत्न भी करती है। कोविन के केस में देखा जाएगा तो पुराने डेटा जी, ओके ओके ओके, यानी कि बिल्कुल, यानी कि अभी भी कुछ बुनियादी चिंताएं बरकरार हैं जब हम सार्वजनिक डेटा जो है हमारा, एक आम आदमी का डेटा जो कि सरकार के पास है, सरकार की सुरक्षा में है एक तरह से, तो उसको और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाने चाहिए। और जैसा कि जेरी बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लूपहोल्स हैं, वो टेक्निकली किस लेवल पे है, किस लेवल के हैं वो सरकार जाने, बट अगर कुछ लूपहोल्स अभी भी बने हुए हैं, कहीं पर संवेदनशीलताएं अभी बरकरार हैं, तो उनको तुरंत फिक्स किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जेरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। आज की कवर स्टोरी नंबर 2 महंगाई से जुड़ी हुई है, थोड़ा आर्थिक मोर्चे की सारी खबरें हैं, इसलिए हम पहली स्टोरी आपको बता रहे हैं। सरकार ने देश में गेहूं और आटे की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने बताया कि फिलहाल गेहूं के इंपोर्ट की जरूरत नहीं है और गेहूं का पर्याप्त घरेलू स्टॉक जो है वो मौजूद है। 31 मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इसके तहत ट्रेडर और थोक विक्रेता 3000 मीट्रिक टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि रिटेलर के लिए स्टॉक लिमिट 10 मीट्रिक टन है। साथ ही सरकार हर महीने 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी और इसके लिए 3100 रुपए क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है। तो ये तो रही बात गेहूं के स्टॉक की। अब महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली है। मई महीने में रिटेल महंगाई दर 2 साल के निचले स्तर यानी कि 4.25% पर पहुंच गई है। इससे पहले यानी अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 4.70% थी। मंथली आधार पर अगर आप देखें तो खाद्य महंगाई दर 3.84% से घटकर 2.91% रही, जबकि कोर महंगाई दर 5.2% से घटकर 5% पर पहुंच गई। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाने पीने की चीजों की होती है। मई में ग्रामीण महंगाई दर 4.68% से घटकर 4.17% पर आ गई, जबकि शहरी महंगाई दर 4.85% से घटकर 4.27% रही है।
इसी तरह से अगर आगे देखें तो देश में औद्योगिक उत्पादन में तेज उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 4.2% रही, जबकि इससे पहले यानी कि मार्च में आईआईपी ग्रोथ सिर्फ 1.1% थी। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं अप्रैल 2022 में औद्योगिक उत्पादन 6.7% की ग्रोथ दर्ज कर चुका था। आपको बताएं कि औद्योगिक उत्पादन को आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आधार पर मापा जाता है। अप्रैल में माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 5.1%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.9%, कैपिटल गुड्स आउटपुट ग्रोथ 6.2% और इंफ्रा गुड्स आउटपुट ग्रोथ 12.8% रही। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत है। हमारा आईआईपी भी बढ़ रहा है तो वो एक थोड़ा सा हेल्दी संकेत दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने थोड़ा गेहूं में एक स्टॉक लिमिट भी तय की है जो शायद आने वाली उसकी महंगाई के ऊपर संकेत दे रहे हों। हम तो सिर्फ अभी एक विश्लेषण कर सकते हैं। एक सटीक विश्लेषण के लिए और आसान विश्लेषण के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग। आईआईपी ग्रोथ बेहतर स्थिति में दिख रही है, महंगाई में भी काबू है सर। तो क्या आरबीआई आज के आंकड़ों के आधार पर आगे राहत की रणनीति बना रहा होगा सर? जी दीपक जी, देखें तो शक्तिकांत दास साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या कहा कि हमारा टारगेट 4% का है। और तो ये जो अभी उपलब्धि हुई है ये बहुत ही सराहनीय है। 4.2 तो सब जो आंकलन थे उससे कम आया है, तो बहुत ही अच्छा नंबर है। आईआईपी को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं क्योंकि आईआईपी हमने देखा है बहुत ऊपर नीचे का नंबर रहता है। तो एक महीने 1.1 होता है, दूसरे महीने 6% होता है। तो अब हम क्वार्टरली अर्निंग्स ही देखते हैं कंपनियों के। आईआईपी नंबर पे इतना भरोसा मत करिए, बहुत उसके अंदर फेरबदल आ जाता है और वो एक सैम्पलिंग एक्सरसाइज होता है, तो इसलिए इतना एक्यूरेट भी नहीं रहता है और मार्केट मूविंग नहीं है। बट मार्केट मूविंग क्या है, जो आपकी महंगाई दर कम आई है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे अब क्या निष्कर्ष निकालना है? एक तो जो कोर दर है वो 5% है, नीचे आ रही है बट उतनी तेज नीचे नहीं आई जितनी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आई। तो कोर जरूर आरबीआई देखेगा कि वो स्ट्रांग है। महीने दर महीने दीपक जी 0.5% है, तो अगर उसको एनुअलाइज करें तो 6% एनुअलाइज होता है, तो वहां से कम जरूरी है। तीसरी बात क्या है कि और 6 महीने में बेस इफेक्ट के कारण ये महंगाई दर बढ़ेगी, यहाँ से समतल रहेगी और फिर बढ़ेगी। तो अभी मार्केट इसको वेलकम करेगा, बट अंकुश क्या लगा हुआ है मार्केट पे कि फेड क्या करेगा, परसों फेड क्या करेगा। और कल यूएस की सीपीआई आनी है, वो भी बड़ी तेजी से गिरने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है, मैं वही पूछ रहा था सर कि ये वो जरा, क्योंकि महंगाई के आंकड़े अमेरिका के कैसे रह सकते हैं, पहले तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए सर। दूसरी मंदी की बात कही जा रही थी सर, लगातार कोई खास संकेत ऐसे हैं भी नहीं, तो वो स्टेटस क्या है मंदी का, जरा वो भी बता दीजिए सर। जी, तो मंदी नहीं है अमेरिका में, ग्रोथ ही आ रही है। स्लो डाउन है, तो स्लो डाउन है। और हमारा जो एक एस्टिमेट है दीपक जी के टॉप से लेकर बॉटम जो अमेरिका का आएगा वो 1.25% डिक्लाइन आएगा जीडीपी में, बट नेगेटिव में नहीं जाएगा इस साल में। ये हमारा नया एस्टिमेट है। अब कल जो अमेरिका की महंगाई दर आएगी वो 4.7 जो पिछले महीने थी उसके सामने 4.1% आएगी, ये हमारा अनुमान है। इससे काफी मार्केट को सांत्वना मिलेगी और परसों के लिए फिर फेड को पॉज करने में इसमें जरूर इसमें सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि जून में पॉज आ जाएगा, बट ये कहेंगे कि देखिए ये ठहराव है, ये बिल्कुल हम रुक नहीं गए। और जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक ठहराव के बाद फिर से रेट बढ़ाए, अगर चाहिए होगा तो हमें शायद बढ़ाने पड़े, अभी हम डेटा डिपेंडेंट हैं। तो सीपीआई कम आएगी, डब्ल्यूपीआई जो आ रही है वेडनेसडे को वो भी कम आएगी दीपक जी। और तीसरा साथ में फेड को पॉज करना चाहिए, जिससे मार्केट को एक थोड़ा सा पुश मिलेगा।
अब ये देखना पड़ेगा थर्सडे मॉर्निंग हमें क्या होता है। बट आज जो नंबर आया बहुत बेहतरीन है। आरबीआई को बहुत बहुत इसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि अंकुश लगाया। और एक बात और है, 6.5 का जो आपका रेट है दीपक जी, और उसके सामने महंगाई दर 4.2 हो गई, तो रियल रेट आपका काफी बढ़ गया है। रियल इंटरेस्ट रेट 2.3 आ रहा है, जो विश्व का सबसे महंगा रेट है। इससे क्या है, प्रोत्साहन मिलता है कि रेट कट हो दिवाली तक, अक्टूबर नवंबर तक पहला रेट कट होपफुली आरबीआई कर देंगे, क्योंकि रेट अब बहुत हाई हो रहे हैं। बिल्कुल सर। और मुझे याद है सर, बाकी सब एनालिस्ट कह रहे थे कि अगले साल ही रेट कट हमें देखने को मिलेगा। आप कह रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। वो माहौल बनता हुआ दिख भी रहा है, यानी कि आप जो नजरिया दे रहे थे उसकी लगभग पुष्टि हो रही है। एक चीज जो आज हुई है सर, जरा हमें बताएं उसका कुछ कोरिलेशन है क्या? गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई है सर, अभी सीजन खत्म हुआ है, तो ये क्या सरकार मान के चल रही है कि कोई महंगाई बढ़ सकती है, कोई संकट की कोई आहट है सर, या ये रूटीन आप देख रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम वही है कि मॉनसून का खतरा है, और आपका 52% एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है। तो मॉनसून का जो खतरा चल रहा है कि शायद नॉर्मल से नीचे आए, शायद 90% हो जाए, जो सालाना मॉनसून होता है उसका लॉन्ग टर्म एवरेज का, जो 96% का आईएमडी का प्रोजेक्शन है। तो ये एल नीनो इफेक्ट करके जो प्रॉब्लम है मॉनसून की, उसके चलते सरकार एक सोची समझी नीति कर रही है कि गेहूं का भी और शुगर का भी बोले हैं कि अगले क्रशिंग सीजन के हाफ टाइम तक नहीं करने देंगे। तो ये काबू में रखने के लिए खाद्य पदार्थ, ताकि देश में रहे। और आप देखें एमएसपी जिस तरह बढ़ाई गई है, और इस साल जो सरकारी एजेंसियों ने गेहूं उठाया मार्केट से या चावल उठाया, बहुत बेहतरीन अमाउंट्स रहे हैं। तो हमारे पास खाद्य पदार्थ तो बहुत हैं, और सरकार रिलीज करेगी, जैसे कीमतें बढ़ेंगी वो रिलीज कर सकते हैं, 1-1.25 साल निकाल सकते हैं, बट इसमें एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। एब्सोल्युटली। और ये सारा का सारा जो गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने कहा था कि मछली की तरह ना, अर्जुन का जो निशाना है उसी की तरह हमारा मछली की आंख निशाना है, 4% पर हमारा निशाना है, और लग रहा है कि उसी निशाने की तरफ पूरी शिद्दत के साथ, एकाग्रता के साथ आरबीआई इस पे लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बातचीत की हमारे साथ, बड़ी आसान भाषा में हमेशा की तरह दर्शकों के लिए विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर। दिन भर की दूसरी अहम खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने आज जबलपुर के ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक नर्मदा की पूजा अर्चना की। प्रियंका ने सभा में कहा कि आम लोगों के साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत नाकाम हो गई। इसके बाद कुरुक्षेत्र की पीपली रैली में किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने हाईवे की सर्विस लेन और पुल भी बंद कर दिया। किसान एमएसपी को लागू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं किसानों के समर्थन में पहलवान बजरंग पूनिया भी रैली में पहुंचे और कहा कि वो यहाँ किसानों को समर्थन देने आए हैं, क्योंकि वो भी किसानों के परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपनी फसलों का एमएसपी मांग रहे हैं और सरकार को ये मांग मान लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा भड़क गई है। राज्य के मुर्शिदाबाद, वर्धमान और बांकुड़ा में हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। नामांकन भरने आए सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल जल रहा है। उन्होंने कहा कि साथ ही बंगाली अस्मिता भी जलाई जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता राज में हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की ट्रांजिट रिमांड 15 जून तक मंजूर हो गई है। गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वो बद्दो को सड़क मार्ग से ठाणे से गाजियाबाद लेकर जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुलजिम को रास्ते में खाना दवाई की दिक्कत न हो। गाजियाबाद
पुलिस ने रविवार शाम ठाणे में समुद्र किनारे लॉज से बद्दो को गिरफ्तार किया था। वो ऑनलाइन गेम जिताने की आड़ में लड़कों को कुरान पढ़वाता था। खान शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो अपनी असली नाम छिपाकर शाहनवाज खान नाम से लॉज में छिपा हुआ था। एनसीपी के चीफ शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सुप्रिया सुले की शिकायत के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर पुणे के इंजीनियर को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने आज ये जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी आईटी इंजीनियर है और वो पुणे में रहता है। आरोपियों की गिरफ्तारी पुणे से ही की गई है। 32 साल का सागर बर्वे के रूप में पहचाने गए संदिग्ध को कोर्ट ने 14 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर पाबंदी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से इस पर रोक लगाने के नोटिस पर रोक लगा दी थी और दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार चाहती है कि बाइक टैक्सी के लिए व्यापक नीति तैयार किए जाने से पहले रैपिडो और उबर जैसी ऐप आधारित सर्विसेज में बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल ना हो। बेंगलुरु के चिकपेटे मार्केट में नीदरलैंड के एक यूट्यूबर से बदतमीजी का मामला सामने आया है। यूट्यूबर मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इस दौरान एक दुकानदार ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। यूट्यूबर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी दुकानदार ने उसे धक्का दे दिया। यूट्यूबर फ्रेडो मोडा ने रविवार को इस घटना का वीडियो और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नवाब हयात शरीफ मार्केट में ही दुकान लगाता है। बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। नीतीश सरकार की ओर से दी गई 150 एकड़ जमीन को केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्र जारी करते हुए बिहार सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। रविवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक सम्मेलन में इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाए, इसलिए उन्होंने उत्तर बिहार और मिथिला के लाखों लोगों को इलाज कराने से वंचित कर दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने आज पहली बार पटना से रांची तक का सफर पूरा किया। खास बात यह है कि ट्रेन ट्रायल रन में अपने अनुमानित समय से पहले ही रांची पहुंच गई। वहीं पटना से गया का सफर भी 1.5 घंटे में पूरा कर लिया गया। ट्रायल रन के लिए पटना से रांची के लिए रवाना हुई वंदे भारत ने सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पटना जंक्शन से सुबह 6:55 पर चलकर ये ट्रेन 12:47 पर रांची पहुंची। हालांकि इसके पहुंचने का समय 1 बजे था। इस दौरान सभी स्टेशन पर वंदे भारत को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। अयोध्या में भगवान रामलला जनवरी में नए मंदिर में विराजमान हो सकते हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद 21, 22 और 25 जनवरी को शुभ मुहूर्त में तिथियां मानी जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस संबंध में पीएमओ को पत्र लिखकर किसी एक तिथि पर प्रधानमंत्री का समय मांगा है। हालांकि ट्रस्ट इस मामले में सुरक्षा का हवाला देकर कुछ बोलने से पहले ही मना कर चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 7 दिन का होगा। इसका शुभारंभ मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को हो सकता है। और बात उस खतरे की जो बेहद तेज रफ्तार से भारत की ओर बढ़ रहा है। इस खतरे का नाम है बिपरजॉय। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लैंडफॉल होने के बाद चक्रवात का असर सौराष्ट्र कच्छ में 13, 14 और 15 जून तक रह सकता है। उत्तरी गुजरात में 15 और 16 जून को इसका असर रहेगा। 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा, जिसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा के पूर्वानुमान से जाहिर की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय को देखते हुए सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची उठ रही ये लहरें बिपरजॉय तूफान के कच्छ के तट पर हिट करने से 3 दिन पहले की है। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। जानकारी के मुताबिक 15 जून को 150 किलोमीटर की गति से हवा चल सकती है।
समुद्री चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात में हाई लेवल बैठक की गई। तटीय जिलों के हालात पर नजर रखने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई। भारत के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर में खतरनाक चक्रवाती तूफान आया हुआ है, जिसे मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक श्रेणी का तूफान कहा है। बिपरजॉय बेहद तेज गति से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। जो समुंदर है, यहाँ समुद्र अशांत है। समुद्र में जो वेव जनरेट हो रहा है, इसका हाइट लगभग 10 से 14 मीटर है। और ये जो स्ट्रांग विंड अभी चल रहा है, जैसे 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्ट्रांग वेव कंडीशन से इसमें शिप्स, ऑफशोर ऑपरेशंस, बोट्स, फिशरमैन के लिए खतरा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि 15 तारीख तक कोई मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। मुंबई से भले ही ये काफी दूर है, लेकिन यहाँ समुद्र में तूफान का असर नजर आ रहा है। समुद्र में लहरें भी पहले के मुकाबले तेज हैं। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश देखने को मिली। समंदर हाई टाइड की चपेट में है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे बिपरजॉय आगे बढ़ेगा, लहरों की रफ्तार और तेज होगी। हालांकि बिपरजॉय का खतरा सबसे ज्यादा गुजरात के तटीय इलाकों को है। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ टीम राजकोट और पोरबंदर में तैनात कर दी गई है। उत्तरी गुजरात में 15-16 जून को इसका असर रह सकता है। नवसारी में तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक। जामनगर के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राजकोट, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, वलसाड, दीव में एनडीआरएफ टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में कुल 10 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 15 जून तक गुजरात के कच्छ जिले के अलावा ये तूफान पाकिस्तान की कराची से भी टकरा सकता है। लेकिन तूफान टकराने के साथ मुसीबत कम नहीं होगी। इसके बाद एक बड़े इलाके में भारी बारिश की आशंका है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। हालात पर प्रभावित होने वाले राज्यों के साथ केंद्र सरकार की भी नजर है। एनडीआरएफ को मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी में G20 की बैठक में शामिल होने विदेशी मेहमान आए हैं, लेकिन चीन परेशान है। हालांकि चीन भी इस बैठक में शामिल है, लेकिन मोदी के एक मैसेज ने सीधे चीन पर चोट कर दी। पीएम ने कैसे दुनिया के सामने चालबाज चीन को बेनकाब किया, इस रिपोर्ट में देखिए। दिव्य काशी की भव्य तस्वीरें पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। दुनिया का पुरातन शहर अब आधुनिकता का नया अध्याय लिख रहा है। मेहमानों को प्राचीन काशी में आधुनिकता का एहसास उस वक्त भी हुआ जब वो नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट तक गए। विश्वनाथ की धरती पर दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। अगले 100 सालों की चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान कैसे निकल सकता है, इसी मुद्दे पर काशी में मंथन हुआ। काशी में G20 देशों के मेहमान जुटे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। मगर पीएम मोदी ने ऐसी बात कही जिससे चीन की परेशानी बढ़नी तय है। प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में पूरी दुनिया को विस्तारवाद के खतरे से आगाह किया। Our efforts must be comprehensive, inclusive, fair and sustainable. प्रधानमंत्री ने यह संदेश भले ही G20 डेलीगेट्स को दिया हो, लेकिन इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देनी तय है, क्योंकि पीएम ने जिस कर्ज का हवाला दिया, उसी कर्ज की आड़ में
चीन हमेशा से कब्जे वाली चाल चलता रहा है। चीन के लिए मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, विकास करो लेकिन दूसरे देशों की राह में रोड़े मत अटकाओ। अब G20 के देश भी सतर्क हो गए हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, और ये पूरा मुद्दा जो उठाया प्राइम मिनिस्टर मोदी उठा रहे हैं, तो इसका चाइना को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। चीन अपने पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों को परेशान करता आया है जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। ऐसे में बाबा विश्वनाथ की धरती से पीएम ने पूरी दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम का विश्व मंत्र देकर चीन को बेनकाब कर दिया। वाराणसी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की चाल को भांपते हुए भारत के 2 योद्धाओं ने अरब सागर में ऐसा एक्शन दिखाया कि चीन की चतुराई धरी रह गई। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी और दिल चीन का बैठा जा रहा था। चीन के सीने पर सांप नहीं ड्रैगन लूट लगा रहा है, क्योंकि चीन ने समुद्री रास्ते से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ एक बड़ा रणनैतिक अभ्यास किया है। आपको बता दें कि पहली बार किए गए ऐसे अभ्यास में नौसेना ने अपने 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई दूसरे एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाजों को अभ्यास में उतारा। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी समुद्र में जाता है तो वो अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज भी होते हैं। इस तरह से ये एक पूरा बेड़ा बन जाता है जिसे कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG कहते हैं। एक की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास थी तो दूसरे को आईएनएस विक्रांत लीड कर रहा था। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी हैं। भारतीय नौसेना के सामने चीन की नौसेना की बड़ी चुनौती है। चीन की नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर लिए हैं और 2 अगले 4 सालों में शामिल हो जाएंगे। चीन अपने नौसेना में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है। भारतीय नौसेना भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तेजी से तैयार हो रही है और खुद को आधुनिक बना रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी दौरे पर होंगे, लेकिन उससे पहले चीन के दादागिरी को कुचलने के लिए खास चर्चा भी होगी। जाहिर है इस तरह के अभ्यास चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भी जरूरी है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासतौर से कोरोना काल के बाद इसमें तेजी से उछाल आया है। सरकार ने इसके निदान के लिए 8 महीने पहले एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जिस पर अब तक करीब 1.5 लाख फोन आ चुके हैं। फोन करने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं। आमतौर पर मानसिक बीमारी को शुरुआती दौर में लोग बीमारी के तौर पर नहीं लेते, लेकिन ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार की ओर से एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। दरअसल सरकार ने कोरोना काल के बाद मानसिक अवसाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले साल अक्टूबर में इससे जुड़ी एक हेल्पलाइन सर्विस शुरू की थी। महज 8 महीने में इस हेल्पलाइन पर मानसिक तौर पर परेशान करीब 1.5 लाख लोगों के फोन आए। इनमें से सर्वाधिक 74% उन लोगों की कॉल आई जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच थी। इसके बाद 13.25% फोन उन लोगों के आए जिनकी उम्र 46 से 64 वर्ष के बीच थी। 13 से 17 साल के एज ग्रुप के करीब 7% किशोरों ने अपने अवसाद संबंधी समस्या को हेल्पलाइन पर शेयर किया। सर्वाधिक 14,000 कॉल सैडनेस से जुड़ी थी। नींद न आने की समस्या से पीड़ित लोगों की करीब 13,000 कॉल्स थी। 10,000 कॉल्स तनाव और एंजाइटी की समस्या से जुड़ी थी, जबकि पारिवारिक कलह और पति पत्नी के संबंधों से जुड़ी कॉल्स की संख्या 6,000 के करीब थी। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने मानसिक बीमारी को समझा और फोन किया।
लेकिन देश में मानसिक रोगियों में 80% लोग ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ना ही उनका इलाज हो पाता है। लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक देश में हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। ICMR के मुताबिक मानसिक रोगों में सर्वाधिक 5 करोड़ से अधिक लोग अवसाद और 4.5 करोड़ लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं, जबकि 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर और ऑटिज्म जैसी समस्या है। खासकर कमजोर याददाश्त, बिना वजह डर लगना, अनिद्रा और थकान, दैनिक समस्याओं से दूर भागना और अधिक गुस्सा आना मानसिक बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। कोरोना के बाद इस बीमारी ने तेजी से पांव पसारा है, लेकिन देश में इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 26,000 के आसपास है, यानी 3.5 लाख रोगियों पर महज एक मनोचिकित्सक और 3 नर्स उपलब्ध हैं। वहीं देश में केवल कुल सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर 140 के करीब मेंटल हॉस्पिटल मौजूद हैं। ये आंकड़े आबादी के लिहाज से मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या से निपटने के लिए नाकाफी हैं। वहीं इस बीमारी से जूझ रहे लोग इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते कि कहीं लोग उन्हें मेंटल ना समझने लगे, लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि ये दूसरी बीमारी की तरह ही एक समस्या है, जिसे छिपाए नहीं बल्कि इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान के बजट में आर्मी के लिए तो खजाना है, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान की गरीबी को देख शाहबाज सरकार पर अब वहां के बड़े उद्योगपति भी हल्ला बोल रहे हैं और भारत से सीखने की नसीहत देते हुए शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुना रहे हैं। एक तरफ भारत G20 में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को विकास का मंत्र सिखा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खाली खजाना होने के बाद भी बजट में ऐसे ऐलान कर चुका है जैसे उसे मानो कोई बड़ा खजाना हाथ लगा हो। पाकिस्तान की आवाम के पास ना आटा है, ना पैसे, ना आलू है, ना प्याज। ऊपर से IMF से कर्ज मांगने के लिए नाक रगड़ रहे शहबाज शरीफ की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। लोगों की जो विल है उसके अगेंस्ट उनको क्रश किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको मेन का भी बताया कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आवाम के कपड़े उतारने के लिए 1800 अरब रुपये रखे गए हैं, तो लोग अपनी टोन जो है बदल के, क्योंकि जानते हैं कि जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे तो फिर आपके भी कपड़े उतारे होंगे, ये कुछ होगा। पाकिस्तान में तो ये कुछ हो रहा है आजकल, और आजकल हर बच्चा इस चीज़ को जानता है। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि उन्हें कठपुतलियां बनाया जा रहा है और उनके कपड़े उतारने के काम हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग दुख मना रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम अपने दुखड़े सुना कर बेहाल हो रही है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसके लिए की है, जो आम पब्लिक है वो क्या करेगी। पीछे वाली हुकूमत इससे लाख बेहतर थी, इन्होंने तो हमारी कमर तोड़ दी है। हर 5 साल के बाद बोलता है उसकी गलती है, बोलता है उसकी गलती है। भाई हमारी क्या गलती है, हमें बताए ना हमारी क्या गलती है। हमें परेशान करके रखो, खत्म कर दिया जाए। इससे अच्छा तो अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया जाए। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार को बाजार में उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 99 अंक चढ़कर 62,700 के पार बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,600 के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 44 अंक गिरकर 43,950 के बेहद करीब बंद हुआ। इंडिया 360 डिग्री में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।